of Allah is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. My name is Naila Ismail and we are going to talk about Faraday first law. Viewers, इसका फर्स्ट पार्ट मैं प्रीवियस वीडियो में यानी कि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसका सेकंड पार्ट है. इसमें व्यूअर्स हम लोग क्या करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है. हमने जैसे ही सर्किट ऑन किया, इन इलेक्ट्रोड्स के जरिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी गुजरी और यहाँ पे जो कंपाउंड था वो ब्रेक हो गया अपने आइंस में. सोडियम ने मूव किया कैथोड की तरफ, ये कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा, एनाइन एनोड की तरफ मूव करेगा. एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एंड कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है. सोडियम क्या करेगा, ये कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाता है. यानी कि सोडियम ने जितने इलेक्ट्रॉन सोडियम के क्लोरीन ने ले लिए थे, सोडियम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा जाकर यहाँ पर एक्सेप्ट करके यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा. इसमें मेन चीज़ है आपको बताने की ये है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक पर ऑक्सीडेशन होती है, एक पर रिडक्शन होती है. तो अगर कोई यहाँ पर अगर कोई सब्सटेंस जाकर रिड्यूस हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस होता है, और अगर कोई गैस है वो इधर जाके ऑक्सीडाइज हो रही है और लिबरेट हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी और लिबरेट हो जाएगी, वो हम लोग यहाँ पर पता चलाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रिडक्शन में क्या होता है. समझो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पर सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा, गेन करेगा तो उसकी रिडक्शन होगी. इसी तरह से कॉपर है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि अगर यहाँ पे कॉपर होगा तो कॉपर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, यहाँ पे जाकर रिड्यूस हो जाएगा. इसी तरह से जिंक है, जिंक भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जिंक एटम में कन्वर्ट हो जाता है. इसी तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा क्योंकि वो इसकी वैलेंसी 3 होती है. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है. अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम कैथोड पर जाकर अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके यहाँ पे जाकर रिड्यूस हो जाता. तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और एल्यूमिनियम एटम में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पर बात मेन चीज जो है वो ये वाली है व्यूअर्स, ये वाली कि कौन से एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और उसकी रिडक्शन होगी. व्यूअर्स यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखने का मकसद ये है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. 1 इलेक्ट्रॉन तो हमारी केमिस्ट्री डील ही नहीं करती क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं. लेकिन जबकि हम ये प्रोसेस करने के लिए बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज में करते हैं, बड़ी बड़ी यानी फैक्ट्रीज वगैरह में करते हैं, तो उसमें हम ये थोड़ी करेंगे इतना छोटा सा पार्टिकल ले लिया उसका हमने रिएक्शन करवा दिया, ऐसे नहीं होता. हम 1 मोल की बात कर रहे होते हैं और 1 मोल आप जानते हो कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है. 1 मोल अगर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, समझो हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं तो वो उसकी क्वांटिटी आप जानते हो कितनी बड़ी क्वांटिटी बनती है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे. और ये जो क्वांटिटी है ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है, ये हेक्सिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी कि हेक्सिलियन इलेक्ट्रॉन्स आप लोगे तब ये जाके क्वांटिटी पूरी होगी. इतनी बड़ी ये क्वांटिटी है. तो जब यहाँ से इतने यानी कि 1 मोल, अगर हम कहें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर रहे हैं, समझो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर के यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं. यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर हम कहें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर के इधर आ रहे हैं, समझो इतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ से गुजर के यहाँ पे जाके यहाँ पे आ रही है और सोडियम अपने ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से गेन करेगा. 1 मोल सोडियम 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से गेन करेगा और यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. बात बताने की ये है कि कौन से एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके यहाँ पे जाके रिड्यूस होगा, और इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से एटम की वैलेंसी कितनी है. सोडियम की वैलेंसी 1 होगी, कॉपर की 2 होगी, जिंक की 2 होगी, एल्यूमिनियम की 3 होगी. इसी तरह से अब रिडक्शन की बात करते हैं व्यूअर्स, ये रिडक्शन होगी. अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं. अगर व्यूअर्स यहाँ पे समझो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, इन्होंने क्या किया, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया. यानी कि यहाँ पे 2 क्लोरीन्स आए, उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ा, यानी कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो गई और खुद गैस बनकर यहाँ से रिलीज हो गई.
क्लोरीन क्योंकि गैस है तो वो गैस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी। हम यहाँ पर 2Cl नहीं लिख सकते यहाँ पर, वो इसलिए कि Cl और Cl आपस में बॉन्ड बना देते हैं। ये अपने दरमियान कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये अपने दरमियान बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाते हैं। क्योंकि वन क्लोरीन क्या होता है? वन क्लोरीन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो हाईली अनस्टेबल होता है। वन क्लोरीन वो दूसरे क्लोरीन के साथ लाजमी बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन है, अगर 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, वो उनकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है तो क्या होगा? 2 ऑक्सीजन के एटम्स आए, उन्होंने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ यानी कि कंबाइन करता है, गेन करता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, अगर शेयर करेगा तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। 2 ऑक्सीजन के एटम्स आए, उन्होंने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर जब आएगा तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे। तो इसी तरह से ओटो मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मिला, दूसरा ऑक्सीजन मिला, इन दोनों ने मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ओटो के फॉर्म में आ गए और ये गैस बनकर ये रिलीज हो जाएगा यहाँ से और 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर छोड़ देगा। बताने का मकसद ये है, यानी कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ऑक्सीडेशन होगी, क्लोरीन की 2 इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर 2 यानी कि O2 है, मॉलिक्यूल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके उसकी ऑक्सीडेशन होगी। सो मेन पर्पस ये था कि इन चीज़ों को आपको बताना चाहिए कि कौन सा एटम है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले के जरिए बताते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फैराडे फर्स्ट लॉ का? W is directly proportional to Q. As we know that Q is equal to I into T, यानी कि ये जो Q है ये हमें चार्ज बताता है, हमें कूलम के बारे में बताता है। Q के जरिए हम क्या पता लगा सकते हैं? हम कूलम पता लगा सकते हैं। W है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, इसकी जगह हम लोग लगाएंगे Z। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं इज इक्वल टू एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देते हैं। क्यू की जगह हम I इंटू टी लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। अब ये जो फॉर्मूला है इसके जरिए हम लोग किसी सब्सटेंस यानी कि किसी एटम का कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि कॉपर है, इसका कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है वो हम इस फॉर्मूले के जरिए पता लगा सकते हैं। एंड Z होता है, Z की वैल्यू क्या होती है? Z होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, यानी कि उसकी वैलेंसी फैराडे इंटू I इंटू टी, ये वाला। ये चीज जो है व्यूअर्स, ये वाली, ये इसकी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। W इज इक्वल टू Z की जगह हम लिख देंगे मोलर मास इंटू n फैक्टर, यानी इसकी वैलेंसी इंटू 1 फैराडे लिख सकते हैं, या 96500 आप लिख दो, इंटू I इंटू टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के जरिए यानी कि फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको इस इक्वेशन के जरिए आपको बताऊंगी। व्यूअर्स, मोलर मास किसका हमें बताया, हमसे पूछ रहे हैं, वो हमसे कॉपर का पूछ रहे हैं, तो कॉपर किस अमाउंट में यहाँ जाके डिपॉजिट होगा, तो मोलर मास भी हम कॉपर का ही लेंगे, और कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम। तो मोलर मास 63.5 ग्राम डिवाइडेड बाय n फैक्टर क्या होता है, जो इसकी वैलेंसी होती है। कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वहाँ पे डिपॉजिट होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये इन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बताया था कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है, n फैक्टर क्या होता है, वो n फैक्टर की वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। ये इसका n फैक्टर भी करेगा, इसकी वैलेंसी कह लो या फिर n फैक्टर कह लो। तो 2 है इसकी n फैक्टर 2 फैराडे कहते हैं 96500 की वैल्यू को, 96500 कह लो या 1 फैराडे इसको कह लो। तो हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे 96500 इंटू I हमारा क्या है, I यानी कि करंट कितना है 5 एम्पियर, 5 इंटू टाइम हमारा क्या है 2
मिनट है। जब भी व्यूअर्स मिनट में वैल्यू गिवन हो तो उसको आप कन्वर्ट करते हो सेकंड्स में। 2 इंटू 60 सेकेंड के साथ इसको किया तो 120 आ गया, 120 सेकेंड्स आ गए। हमें सेकेंड्स में वैल्यू ऑफ टाइम चाहिए होता है, तो हमने क्या कर दिया 120 सेकेंड्स आ गए। व्यूअर्स अब जो आपको इसका आंसर सारे को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, अब जो आपको आंसर मिलेगा उसका मतलब है कि अगर आप इतना करंट पास करते हो यानी कि इतना कूलम चार्ज गुजारते हो तो आपको जो आंसर आएगा वो इतना यहाँ पर जाके डिपॉजिट होगा। समझो यहाँ पर कुछ भी आंसर आ गया, लाइक मैं आपसे वैसे ही 0.00 ये कुछ भी मैं लगा के आपको बता रही हूँ, सपोज करके बता रही हूँ। ये जो आंसर आया है ये कह रहे हैं कि इतना वेट कॉपर का यहाँ पर डिपॉजिट होगा अगर आप इतना एम्पियर चार्ज, ये इतना कूलम चार्ज गुजारोगे, यानी कि इतना कूलम चार्ज गुजारोगे तो इतना मास कॉपर का यहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। अब मैं इक्वेशन के जरिए आपको समझाती हूँ। व्यूअर्स इससे हमें ये पता चलता है कि 2 मोल्स कॉपर 63.5 यानी कि ये 2 मोल्स कॉपर है, 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। यानी कि 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज गुजारोगे तो 63.5 ग्राम कॉपर यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, यानी जितना उसका मोलर मास है उतना जाके डिपॉजिट होगा और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने छोड़े थे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने मास के जितना वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इसका अपना मास है, मोलर मास है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंसी है, वो अपनी वैलेंसी को दोबारा से गेन करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते दोबारा इधर आएंगे, इसके पास जितने इसने छोड़े थे कॉपर ने वो यहाँ से निकल के दोबारा इनको गेन कर लेगा और अब जितना उसका मास है उस मास में वो डिपॉजिट होगा, फिर और आएंगे, फिर और इस तरह से डिपॉजिट होंगे। यानी कि हमें ये पता चलता है 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज गुजारोगे तो 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 96500। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इतने सारे 6.0222 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा 96500। यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे तो इतना चार्ज उनके ऊपर से, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतना सारा चार्ज चाहिए होता है। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज होता है तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा 2 इंटू 96500। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज है 96500 तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा 2 इंटू 96500। अब हमें इससे ये पता चलता है कि 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन से इतना कॉपर डिपॉजिट होता है और 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम चार्ज होता है, ये कूलम चार्ज होता है। यानी कि इतना कूलम चार्ज गुजारोगे तो 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। हमें ये बताओ कि अगर हम इतना सारा कूलम गुजारे, इतना सारा कूलम चार्ज गुजारे तो यहाँ पे कितना, यानी कि कितना कॉपर यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होगा। हमें तो इसके अकॉर्डिंग पता है ना कि 2 मोल्स के जरिए यानी कि इतना सारा चार्ज गुजारेंगे तो इतना कॉपर डिपॉजिट होगा, जो कि हमें इक्वेशन के जरिए पता चल रहा है। अब हमें इनके अकॉर्डिंग बताना है कि इतना अगर हम कूलम चार्ज गुजारें तो यहाँ पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, वो भी हम सॉल्व करते हैं। व्यूअर्स इतना कूलम चार्ज गुजारने से इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, जो कि हमें इक्वेशन के जरिए पता चल रहा है। अब जो इन्होंने दिया अब हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। 5 ये क्या हमारे पास बन रहा है, ये एम्पियर है, मिनट क्या बन रहा है हमारे पास Q इज इक्वल टू I इंटू टी बन रहा है, यानी कि ये Q बन रहा है, Q की वैल्यू बन रही है। Q के जरिए हमें कूलम्स का पता चलता है। I की वैल्यू क्या है, एम्पियर है 5, टाइम हमारे पास क्या है 2 मिनट को इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था 120 सेकेंड्स में, ये आ गया। इसकी वैल्यू निकालेंगे 500, 5 2 से 10, 5 एंड 600, यानी कि 600 कूलम का चार्ज गुजारो। वो कह रहे हैं 600 कूलम्स का चार्ज गुजारोगे तो कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा कॉपर का। अब हम पता चला सकते हैं 600 कूलम का चार्ज गुजारेंगे तो कितना वेट कॉपर का डिपॉजिट होगा, ये हमें पता चलाना है। ये हमें इक्वेशन के जरिए पता चला था, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि ये कूलम है, ये कूलम तो हमें यहाँ
यहाँ से पता चला था क्वेश्चन से, यानी कि हमें इक्वेशन से पता चल गया था इतना कूलम गुजारोगे तो इतना कॉपर डिपॉजिट होता है। तो इतना कूलम चार्ज गुजारेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऐसे ऐसे, इसके साथ वैल्यू W यानी वेट ऑफ कॉपर, ये इधर आ जाएगा 2 × 96500, ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 63.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 600, ये हो गया। अब व्यूअर्स इसका जो आंसर आएगा उस आंसर से आपको ये पता चलेगा, सपोज करो यहाँ पर x आंसर आ गया, कोई भी आंसर आ गया, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर आप इतना एम्पियर का करंट गुजारोगे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी गुजारोगे तो इतना मास यहाँ पे कॉपर का डिपॉजिट हो जाएगा। इतनी इलेक्ट्रिसिटी गुजार रहे थे तो इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, इतनी इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे तो जो आंसर है वो इतना यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब व्यूअर्स अगर आप इसके ऊपर नोट करो तो आपको इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है, 63.5 क्या है, मोलर मास है कॉपर का, ये हो गया। 600 हमारे पास क्या है, I × T की वैल्यू है, यानी Q की वैल्यू है, Q लिख दिया, यहाँ पे इसकी जगह I × T लिख दो, डिवाइडेड बाय 2 क्या है हमारा, n फैक्टर यानी वैलेंसी है, हम n लिख देते हैं, इंटू 96500 क्या है, फैराडे है, या आप इसको 96500 भी लिख सकते हो इसी तरह एज इट इज। ये हमारा फॉर्मूला बन गया फैराडे फर्स्ट लॉ का, और इसके जरिए हम पता चला सकते हैं कि इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी गुजारो जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके जरिए कितना कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा। जबकि इसके जरिए हमें इतना पता चल रहा था, इसके जरिए हमें ये पता चल रहा था कि अगर हम 1 कूलम का चार्ज गुजारेंगे तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होगी। जब हमने I × T साथ में लगा दिया जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर हमें ये पता चला कि अगर हम जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके जरिए हमें पता चला कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे तो कितना कॉपर का मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा। ये चीज़ हमें बताएगी कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसके जरिए हम कितना मास यहाँ पर डिपॉजिट होगा। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स भी लाऊंगी और डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट मास, इनके दरमियान क्या डिफरेंशिएट, और फैराडे सेकंड लॉ भी हमारा रहता है, वो भी हमने डिस्कस करना है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे वो डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस।